सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे। साल 1999 का पटना एक ऐसा शहर जहां सपने और महत्वाकांक्षाएं तो पलती थी, लेकिन सत्ता का खेल बेरहमी से खेला जाता था। उसी साल पटना में एक जघन्य वारदात होती है। ये वारदात थी रेप और हत्या की। जिसके साथ हुई थी वो थी मिस पटना। वारदात के बाद केस थाने से निकलकर अखबार की सुर्खियां बनता है और फिर देश की राजधानी दिल्ली तक दस्तक देता है। ये कहानी है एक अधूरे प्यार की, एक ऐसी जघन्य वारदात की जिसने व्यवस्था की पोल खोल कर रख दी थी, और एक ऐसी न्याय की लड़ाई जो आज तक अधूरी है। अब बिहार में चुनाव है तो चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी दौर है। जन सुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर गंभीर आरोप लगाया कि वो शिल्पी जैन गौतम सिंह केस से जुड़े थे और उस समय उनका नाम राकेश कुमार था। बिहार में पुरानी पत्रकारिता करने वाले लोग, आपने शिल्पी गौतम के रेप और हत्याकांड की कहानी सुनी होगी। आपने सुना होगा कि लालू जी के जंगल राज का जब चरम सीमा था, जितनी यहाँ माताएं बहनें हैं जो पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग हैं, स्वच्छ छवि वाले बिहार में रहने वाले लोग हैं, याद कर लीजिए शिल्पी गौतम रेप और मर्डर केस, जिसमें साधु यादव पर उसका आरोप लगा था। बड़ी हंगामा हुआ, सीबीआई में केस गया। मैं आपके माध्यम से आज पूछ रहा हूं कि क्या अभी के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार मौर्य उस केस में संदिग्ध अभियुक्त के तौर पर नामजद थे या नहीं थे, ये प्रेस में वो बता दें, उसके बाद हम उसका डॉक्यूमेंट आपको जारी करेंगे। इसका जवाब देते सम्राट चौधरी ने इन आरोपों को सिरे से नकारते कहा कि यह शख्स कोई और था। अब देखिए, वो आइसक्रीम बेचने वाले का नाम था राकेश। वो आइसक्रीम बेचता था बेचारा, वो है रहने वाला हाजीपुर। अब इसको कहां कहां से बुद्धि दे रहा है। शिल्पी गौतम कांड में पूरी तरह जांच सीबीआई ने किया और हम लोग को तो पता भी नहीं है। और जिस राकेश की बात वो करते हैं वो तो हाजीपुर का रहने वाला है। आरोप प्रत्यारोप की इस जंग ने 26 साल पुराने घाव को ताज़ा कर दिया, बिहार की सियासत में हलचल मचा दी। और इन सब के बीच असली सवाल ये बना कि राकेश कौन था, और ये सवाल क्योंकि अभी भी रहस्य बना हुआ है। किस्से को दोबारा समझिए। साल 1999 की बात है। मिस पटना शिल्पी जैन अपने घर से कोचिंग क्लास के लिए निकली थी। रोज की तरह घर के बाहर से वो ऑटो रिक्शा बुक करके कोचिंग जा रही थी। रास्ते में कार ने पीछे से पहले हॉर्न दिया। जब वो मुड़ी तो कार चला रहा लड़का उसे देखकर मुस्कुराया। कार चला रहा लड़का उसके बॉयफ्रेंड गौतम का क्लोज दोस्त था। उसे देख शिल्पी ने रिक्शा रुकवा दिया, उससे बात करने लगी। लड़के ने पूछा किधर जा रही हो? शिल्पी ने बताया क्लास जा रही हूँ। एड्रेस सुनते ही लड़के ने कहा चलो छोड़ देता हूँ। लिफ्ट का ऑफर मिलते ही शिल्पी ने रिक्शा छोड़ दिया और कार में बैठ गई। अचानक कार का स्टीयरिंग उसकी कोचिंग की जगह फुलवारी शरीफ की तरफ मुड़ गई। तब ये इलाका न केवल पटना का आउटर था बल्कि सुनसान भी रहता था। रास्ता बदलते ही शिल्पी घबरा गई। पूछा रास्ता क्यों बदल दिए? तब लड़के ने जवाब दिया कि हम वाल्मी गेस्ट हाउस जा रहे हैं, वहाँ गौतम तुम्हारी राह देख रहा है। गौतम का नाम सुनते ही उसकी बेचैनी शांत हो गई। शिल्पी के बॉयफ्रेंड गौतम को जैसे इस बात की जानकारी मिली कि उसे वाल्मी गेस्ट हाउस ले जा गया है तो उसके होश उड़ गए। वो अपनी कार को तेज दौड़ाते हुए गेस्ट हाउस की तरफ भागा। सियासत में कनेक्शन बना रहा यह युवा नेता जानता था कि वाल्मी गेस्ट हाउस तब किस तरह की अय्याशी के लिए बदनाम था, किस तरह इस गेस्ट हाउस में नेता हवस को शांत करते थे। जब वो वहाँ पहुँचा देर हो चुकी थी। शिल्पी के बदन के कपड़ों के चिथड़े उड़ा दिए गए थे। 4-5 लोग उसे नोचने की कोशिश कर रहे थे और वो उनसे छोड़ देने की गुहार लगा रही थी। गौतम के वहाँ पहुँचते ही वो उससे लिपट गई। हालांकि दरिंदों ने गौतम के वहाँ पहुँचने के बाद उसे भी नहीं छोड़ा। कुछ लोगों ने गौतम को पकड़कर पहले पीटा और उसके बाद उसके सामने ही शिल्पी का बारी बारी से रेप किया, फिर मार दिया गया। जब ट्यूशन के टाइम से काफ़ी देर तक शिल्पी घर नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू कर दी। ट्यूशन से लेकर उसके जानने वालों के घरों तक की घंटियां बजाई, लेकिन कहीं भी शिल्पी का पता नहीं चला।
वे हारकर शाम को 7 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने शिल्पी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस तहकीकात शुरू करती इससे पहले ही रात लगभग 9:30 बजे सूचना आई कि गांधी मैदान के फ्रेजर रोड स्थित एक गैराज में कार में 2 डेड बॉडी मिली है। दोनों न्यूड है। लड़के की पहचान युवा नेता गौतम सिंह और लड़की की पहचान मिस पटना और शहर के बड़े कपड़ा कारोबारी की बेटी शिल्पी के रूप में हुई। गौतम सिर्फ पैंट पहने हुआ था, इसके अलावा उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। शिल्पी के शरीर पर केवल टी-शर्ट थी, वो भी गौतम की। इसके अलावा वो पूरी तरह न्यूड थी। सूचना बाहर आते ही मानो पटना में सनसनी मच गई। दोनों कपल की बॉडी गैराज में मिली थी। इस कारण घटना की सूचना मिलते ही वहाँ पुलिस से पहले तत्कालीन आरजेडी विधायक साधु यादव के समर्थक पहुँच गए और हंगामा करने लगे, नारेबाजी करने लगे। NRI बीएन सिंह पूरे परिवार के साथ विदेश में रहते थे। उनका 27 साल का बेटा था गौतम सिंह। पटना में रहता था, ऐसा इसलिए क्योंकि गौतम को नेता बनना था। बिहार में उस वक्त लालू प्रसाद यादव की सरकार थी। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। उसके भाई साधु यादव से गौतम सिंह की बढ़िया जान पहचान थी। गौतम सिंह को उम्मीद थी कि साधु यादव के जरिए उसे राजनीति में एंट्री का मौका मिलेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। विधायक के पीछे पुलिस भी वहां पहुंची। मामला हाई प्रोफाइल था। इसकी सूचना शहर में आग की तरह फैल गई। लिहाजा पुलिस ने फौरन दोनों लाशों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उस वक्त गौतम का पूरा परिवार विदेश में था। वो यहाँ अकेले रह रहा था। परिवार को सूचना दिए बिना ही पोस्टमार्टम कर दिया गया और दोनों डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। फैमिली गौतम का आखिरी चेहरा तक नहीं देख पाई। इतना ही नहीं, जिस कार में दोनों की डेड बॉडी मिली थी, पुलिस के एक सिपाही ने तत्काल ड्राइव करते कार को थाने ले आया। इसके कारण कार के ऊपर आरोपी के जितने फिंगरप्रिंट थे वे सभी मिट गए। इतना ही नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही पुलिस ने सुसाइड घोषित कर दिया। जब पुलिस से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे रोज की तरह से कई केस डील करते हैं, हर मामले में यही होता है। अब तक इस पूरे मामले को आत्महत्या बता रही पुलिस के होश तब उड़ गए जब दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट ने पुलिस के होश फाख्ता कर दिए। रिपोर्ट दोनों के साथ की गई दरिंदगी की गवाही दे रही थी। रिपोर्ट के अनुसार शिल्पी के साथ गैंगरेप किया गया था। उसके कपड़ों पर 1 से ज़्यादा लोगों के स्पर्म पाए गए थे। उसके शरीर को नोचा गया था। उसके जिस्म पर खरोंचे जाने के निशान थे, जबकि गौतम को बुरी तरह पीटा गया था। उसके शरीर पर जूतों से पीटने और कुचलने के निशान मिले थे। उस वक्त के सिटी एसपी भाटिया पर आरोप लगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई साधु यादव को कथित तौर पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए जांच में हेरफेर कर रहे हैं। मामला पटना से निकलकर दिल्ली पहुंच चुका था। हर तरफ इसके चर्चे होने लगे थे। लालू परिवार से जुड़े होने के कारण उनका राजनीतिक रसूख था। उस समय सत्ता से जुड़े बड़े नाम थे और उनकी एक अलग साधु यादव की पहचान भी थी। ऐसे में इनका नाम भी इस मामले में सामने आया। सीबीआई को केस की जांच करने की मांग होने लगी। हालांकि जांच में गौतम के जिन दोस्तों के ब्लड सैंपल लिए गए थे उनमें एक नाम राकेश भी था, जो भी प्रशांत किशोर बता रहे हैं। बताया जाता है हाजीपुर का रहने वाला था और आइसक्रीम का बिजनेस करता था। लेकिन जिस कार में शिल्पी और गौतम की लाश मिली वो कार राकेश की ही थी। अब विपक्ष भी इसे मुद्दा बनाने लगा। प्रदर्शन शुरू हो गए। सदन में विपक्ष हंगामा करने लगा। राबड़ी देवी पर दबाव बढ़ता गया। दबाव बढ़ता देखकर उन्होंने सितंबर 1999 में इस केस को सीबीआई को ट्रांसफ़र कर दिया। सितंबर 1999 में केस की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी। शिल्पी के डीएनए और फोरेंसिक रिपोर्ट्स को जांचा। पता चला कि शिल्पी की मौत से पहले उसके साथ 1 से अधिक लोगों ने रेप किया। सीबीआई ने शिल्पी के कपड़ों की जांच की, उसमें सीमन मिला। दोषी तक पहुंचने के लिए एक बड़ा क्लू था। सीबीआई के अधिकारियों ने डीएनए जांच के लिए साधु यादव से उनका खून मांगा। साधु यादव ने साफ मना कर दिया। अफसरों ने इसके बाद डीएनए जांच की कोशिश को ही बंद कर दिया। सीबीआई ने सितंबर 1999 से 2004 के आखिरी तक जांच की। इसके बाद एक क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी। तब तक देश में मनमोहन सिंह की सरकार आ चुकी थी और लालू यादव की पार्टी में बड़ी सहयोगी पार्टी थी। सीबीआई के अनुसार शिल्पी और गौतम की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि उन्हें जहर खाकर आत्महत्या की थी। इस फैसले पर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिल्पी के भाई प्रशांत जैन इस फैसले के खिलाफ थे। वो केस को सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहते थे। उन्होंने पिटीशन फाइल की थी। जब 2006 में प्रशांत का घर के बाहर से अपहरण हो गया, पुलिस ने एफआईआर भी लिखी। 2 दिन बाद प्रशांत घर वापस आ गया, लेकिन इसके बाद उसने किसी को जांच के लिए कोई मांग नहीं की। केस पूरी तरह क्लोज हो गया। क्या वाकई में हत्या की वारदात थी या सुसाइड थी,
इस वारदात के लिए असली दोषी कौन था? साधु यादव ने अपना ब्लड सैंपल क्यों नहीं दिया था? 2006 में शिल्पी के भाई का अपहरण किसने किया था? बंद गैराज के अंदर गाड़ी में लाश होने की सूचना पुलिस को किसने दी थी? पुलिस से ठीक पहले मौका वारदात पर साधु यादव कैसे वहां पहुंच गया था? शिल्पी और गौतम की मौत सिर्फ मौत नहीं बल्कि 2 जिंदगियों का अंत थी। ये उस व्यवस्था का सबूत थी जहां सत्ता और ताकत के आगे इंसाफ घुटने टेक देता है। ये कहानी एक सबक है, एक ऐसा दाग है जो आज भी बिहार की राजनीति के इतिहास पर मौजूद है। और एक सवाल ये भी है जो हम सभी को हिलाकर रख देता है, क्या सच में उन्हें कभी न्याय मिल पाएगा? और आखिर वो राकेश कौन था जिसे लेकर अब एक बार फिर मामला बिहार की राजनीति के केंद्र की सुर्खियां बन गया? इसकी जांच जरूर होनी चाहिए।